नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्ज़ाम के करंट अफेयर शो के 61वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग का हुआ निधन। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश रूथ बेडर गिन्सबर्ग का 18 सितंबर 2020 को वॉशिंगटन स्थित उनके घर में निधन हो गया। वे 87 साल की थी। वे महिला अधिकारों की हिमायत करती थी और सर्वोच्च अदालत की दूसरी महिला न्यायाधीश थी। अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने बताया कि गिन्सबर्ग का निधन मेटास्टेटिक अंगनाशय कैंसर से हुआ है। जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग को मेटास्टेटिक अंगनाशय कैंसर था, जिसकी वजह से उनका निधन हुआ। जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग की मौत एक ऐसे समय में हुई है जब 6 हफ्तों बाद अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके स्थान पर किसी को नामित करते हैं या फिर ये सीट तब तक खाली रहेगी जब तक कि उनकी डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन के साथ चुनावी लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग ने अदालत के उदारवादी विंग के निर्विवाद नेता के रूप में बेंच पर अपने आखिरी साल बिताए और अपने प्रशंसकों के लिए एक रॉकस्टार जज बनकर उभरी। युवा महिलाएं उन्हें रोल मॉडल मानती थी। उन्हें महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए बोलने के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। गिन्सबर्ग ने 5 बार कैंसर से जंग लड़ी, लेकिन वे इस बार हार गई। कैंसर के साथ उनकी लड़ाई साल 1999 में शुरू हुई थी। गिन्सबर्ग ने जुलाई में घोषणा की थी कि वे कीमोथेरेपी करवा रही हैं। उन्होंने महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के प्रति लचीलापन दिखाया था। उनके कार्यकाल के दौरान कोर्ट ने कई प्रगतिशील फैसले सुनाए थे। गौरतलब है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने गिन्सबर्ग को अमेरिका के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश पद पर नामित किया था। वे लगभग 27 साल से इस पद पर थी और कुछ साल से कैंसर से पीड़ित थी। नंबर 2, गिलगिट बल्तिस्तान को पूर्ण राज्य का दर्जा देगा पाकिस्तान। भारत ने कई अवसरों पर पाकिस्तान को स्पष्ट तौर पर कहा है कि कानूनी तौर पर संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान ने गिलगिट बल्तिस्तान के दर्जे को बढ़ाकर इसे एक पूर्ण प्रांत बनाने का फैसला किया है। पाकिस्तानी मीडिया में 17 सितंबर 2020 को एक वरिष्ठ मंत्री के हवाले से दी गई रिपोर्ट में यह बात कही गई थी। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ मंत्री के बयान का हवाला देते हुए दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सरकार गिलगिट बल्तिस्तान क्षेत्र को एक पूर्ण प्रांत का दर्जा देने पर विचार कर रही है। कश्मीर एवं गिलगिट बल्तिस्तान के मामलों के मंत्री अली अमीन गंडापुर ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान जल्द ही क्षेत्र का दौरा करेंगे और गिलगित बल्तिस्तान को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने की औपचारिक घोषणा करेंगे। इसके साथ ही गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली समेत सभी संवैधानिक निकायों में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। हालांकि पाकिस्तानी सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इस बारे में भारत ने कई अवसरों पर पाकिस्तान को स्पष्ट तौर पर कहा है कि कानूनी तौर पर संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग है और इस लिहाज से पाकिस्तान को इनकी स्थिति में बदलाव का कोई अधिकार नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में ठोस बदलाव करने के इस्लामाबाद के प्रयासों का विरोध करते हुए मई में कहा था कि पाकिस्तान की सरकार या न्यायपालिका का गैर कानूनी तरीके से कब्जाए गए इन इलाकों पर कोई अधिकार नहीं है। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को गैर कानूनी तरीके से कब्जाए इन इलाकों को तुरंत खाली कर देना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिम में स्थित अत्यधिक ऊंचाई वाला एक पहाड़ी क्षेत्र है। यह क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत का एक हिस्सा था, किंतु साल 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तान सेना के आक्रमण के बाद यह क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में आ गया। पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान दोनों इलाके अलग अलग हैं, जबकि भारत इन्हें जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा मानता है। वर्तमान में गिलगित बल्तिस्तान में एक सीमित शक्तियों वाली विधानसभा है जो कि पाकिस्तानी सरकार में कश्मीर एवं गिलगित बल्तिस्तान मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती है।
इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र की वास्तविक शक्तियां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक परिषद में निहित हैं। वर्तमान में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध पाकिस्तान के 4 प्रांत हैं। इस प्रकार यदि गिलगित बल्तिस्तान को पूर्ण प्रांत बनाने की घोषणा की जाती है तो यह पाकिस्तान का 5वां प्रांत बन जाएगा। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। इस क्षेत्र के महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि CPEC इसी इलाके से होकर बनाया जा रहा है और चूंकि यह क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है, इसलिए भविष्य में इस परियोजना के समक्ष समस्याएं आ सकती हैं। चीन इस परियोजना के लिए पाकिस्तान में इतनी बड़ी मात्रा में पैसा निवेश कर रहा है कि वो साल 2008 से पाकिस्तान में होने वाले सभी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI के 2 गुने से भी ज़्यादा है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य रेलवे और हाईवे के माध्यम से तेल और गैस का कम समय में वितरण करना है। नंबर 3, राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र अमेरिका में चीन के टिकटॉक और WeChat ऐप पर लगा प्रतिबंध। अमेरिका ने चीन के मैसेजिंग और भुगतान ऐप टिकटॉक और WeChat से देश की सुरक्षा को खतरा बताते हुए इन्हें प्रतिबंधित कर दिया है। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस ने कहा कि इन ऐप से राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो रहा था। व्यवहारिक रूप से WeChat ऐप कल रात से बंद होगा। टिकटॉक ऐप का 12 नवंबर तक उपयोग किया जा सकेगा। विल्बर रॉस ने कहा कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र लिया गया है। गौरतलब है कि भारत ने भी कुछ समय पहले कई चीनी ऐप्स जिसमें WeChat और टिकटॉक भी शामिल हैं को भारतीय संप्रभुता और सुरक्षा पे खतरा बताते हुए ही बैन किया था। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आपके ऑप्शन हैं भारत, फ्रांस, बेल्जियम या जापान। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि DPIIT ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के निवेश को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 74%। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि DPIIT ने रक्षा क्षेत्र में 74% FDI की सूचना जारी कर दी है। DPIIT ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए सरकार किसी भी विदेशी निवेश की पड़ताल करने और उसे निरस्त करने का अधिकार रखती है। नए नियम के अनुसार विदेशी कंपनियां बिना अनुमति के 74% तक निवेश कर सकेंगी और इससे ज़्यादा के लिए सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।